विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। बिल्कुल ध्यान रत दत्चित होकर के आप पढ़िएगा, आपको पढ़ने में आनंद आएगा और परीक्षा में आपके अंक भी अच्छे आएंगे। तो आज का हमारा विषय है वो है काव्य भाग में गज़ल जो कविता है आपकी उसका अनुवाद पहले हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। जीवन परिचय इसका जो दुष्यंत कुमार का जो जन्म है भाई वो उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा में 1933 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजपुर नवादा में 1933 में। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था और प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा यहीं से इनका साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ। वे वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। गोष्ठियाँ होती हैं भाई जो कवियों की जो आपस में वार्तालाप होती है ना, वो काव्य गोष्ठी कहलाती है। तो काव्य गोष्ठियों में इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। इन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी काम किया। अल्प आयु में इनका निधन जो है ना 1975 ईस्वी में हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं काव्य सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, साय में धूप, जलते हुए वन का वसंत। गीति नाट्य जो नाटक गाया जा सके भाई, कंठ विस्पाई, उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। साहित्यिक विशेषताएं हैं दुष्यंत कुमार की साहित्यिक उपलब्धियां अद्भुत हैं। इन्होंने हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया है। इनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमवाड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी इन्होंने लोकप्रियता के नए जो है ना प्रतिमान हैं वो कायम किए हैं। और गज़ल के बारे में वे लिखते हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि गज़ल को किसी की भूमिका की ज़रूरत नहीं होती है। मैं प्रतिबद्ध कवि हूं। मैं यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है। मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूं वह यह भी चाहता हूं कि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। इनकी गज़लों में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है, जैसे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, एक कंठ पाई विष पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति जो है इनकी है। तो आइए देखते हैं अब कविता का सारांश। साय में धूप गज़ल संग्रह से यह गज़ल ली गई है और गज़ल का कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, अतः यहाँ भी उसे कोई शीर्षक न देकर के केवल गज़ल कह दिया गया है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ करके एक रचना की शक्ल दे देती हैं। एक नए रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। इस गज़ल में पहले शेर में दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में
उस तुक का निर्वाह किया गया है। इस गज़ल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव प्रमुख बिंदु है। कवि राजनीतिकों के झूठे वायदों पर व्यंग्य करता है और वे हर घर में चिराग उपलब्ध करवाने का वायदा करते हैं, परंतु यहाँ तो पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। वह उन लोगों को जिंदगी के सफ़र को आसान बनाता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं है, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही, हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है। तो भाई ये देखिए, हमने इसका सार पढ़ा। आइए पढ़ते हैं अब पहला शेर। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयंसर नहीं शहर के लिए। तो भाई प्रस्तुत पद्यांश जो है, प्रस्तुत गज़ल जो है, हमारी पाठ्य पुस्तक कविता आरोह भाग 1 की कविता गज़ल से अवतरित की गई है। और इस कविता के माध्यम से कवि है वो जो शासक वर्ग के जो लोग हैं उनको उनका आईना दिखाने का प्रयत्न करता है कि लोग शुरुआती दौर में किस तरह की जो है ना वायदे करते हैं और फिर उन वायदों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि कहता है कि राजनीति के लोग जो कहते हैं और इलेक्शन चुनाव से पहले वायदे करते हैं कि हर घर के लिए चिराग मयंसर मुनासिब होंगे, यानी हर घर में उपलब्ध होंगे। लेकिन यहाँ तो कहाँ चिरागा मयंसर नहीं शहर के लिए, यहाँ तो शहरों में भी चिराग यानी रोशनी नहीं है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। अब ऐसा लगता है जैसे हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वहाँ भी हमें धूप का प्रकोप जो कहर है वो सता रहा है। चलो यहाँ से चल और भरम उम्र भर के लिए। तो यहाँ कवि कहता है कि चलो यहाँ से चल और उम्र भर के लिए, क्योंकि कवि के जो मन में है ना वो बात छिपी हुई है, वो बात वो उजागर करना चाहता है कि जब हम परतंत्र थे, गुलाम थे, तो गुलामी के समय हम सब ने इसलिए सहयोग किया था कि आने वाला जो हमारा समय है वो सुखद होगा, खुशियों का होगा। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी राजनीतिज्ञों ने कोई सूद नहीं ली और उनकी जो है ना दुख जो के तो बरकरार रहे। दुख बरकरार रहने के कारण कवि कहता है कि मेरा मन करता है कि यहाँ से छोड़ कर के कहीं दूसरे स्थान पर जाया जाए, यानी कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर शांति उसे मिल सके। तो इस कविता में इस जो पहली गज़ल का जो शेर है इसमें कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते हैं। चिराग मयंसर दरख्त साए आदि उर्दू के शब्दों के प्रयोग से भाव में गहनता आई है। खड़ी बोली में प्रभावी अभिव्यक्ति है। चिराग व दरख्त व सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। चिराग है ना, चिराग और दरख्त है ना, आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। अंतिम पंक्ति में निराशा व पलायनवादी की प्रवृत्ति दिखाई है और लाक्षणिकता का इसमें निर्वाह किया गया है। साए में धूप
लगती है में विरोधाभास अलंकार है, यानी पेड़ के नीचे रहते हुए भी छांव न होना, धूप लगना, तो एक विरोध है ना, विरोध लगता है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। तो आइए अब देखते हैं इसके मुख्य मुख्य प्रश्नों को। आज़ादी के बाद क्या तय हुआ था? तो आज़ादी के बाद जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि हर घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज की स्थिति के विषय में कवि क्या बताना चाहता है? आज की स्थिति के बेहद निराशाजनक है। प्रत्येक घर की बात छोड़िए, पूरे शहर में कहीं भी जन सुविधाएं नहीं हैं, लोगों का निर्वाह मुश्किल होता है। कवि के पलायनवादी बनने के कारण बताइए भाई। कवि कहता है कि प्रशासन की अनेक संस्थाएं लोगों के का कल्याण करने की बजाय उनका शोषण कर रही हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस कारण इस भ्रष्टाचार से दूर जाकर के रहना चाहता है। लास्ट प्रश्न है, कवि ने किस व्यवस्था पर कटाक्ष किया है? इसका जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वही कवि ने नेताओं की झूठी घोषणाओं तथा भ्रष्ट शासन पर करारा व्यंग्य किया है। झूठी घोषणाओं तथा भ्रष्टाचार के कारण आम व्यक्ति में घोर निराशा फैली हुई है। तो ये देखा पहला हमने पद, अगले में पहली गज़ल हमने देखी, अगले में देखते हैं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। तो यहाँ कवि ने गरीब लोगों के लिए यदि उनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, ये लोग अपने पैरों से ही अपने पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कहने का तात्पर्य कि लोगों के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं है, लेकिन भारत के जो गरीब लोग हैं ना, गरीबी से युक्त जीवन यात्रा तय करने के लिए कितने उपयुक्त हैं, कितने लायक हैं। खुदा नहीं ने सही, आदमी का ख्वाब ने सही। तो कहता है कि खुदा, ईश्वर नहीं तो कोई बात नहीं है, यदि इन गरीबों पर दया नहीं करता तो कोई चिंता नहीं है। मनुष्य अपने सपनों को संजो सकता है। कोई हसीन नज़ारा हो नज़र के लिए, कोई नहीं, खुदा नहीं, ईश्वर भी नहीं है, कोई आदमी भी का भी साथ नहीं है, लेकिन हसीन नज़ारा तो चाहिए नज़र के लिए। यानी हमें अपनी जो आशाएं हैं ना भाई, वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसलिए यह कवि कहता, मनुष्य अपने सपने हैं ना वो संजो सकता है, और उसे वास्तविकता में कोई सुख या सुंदरता नहीं है तो वह बात नहीं, वह सपनों में तो सुंदर दर से देख ही सकता है। इसलिए कहता है वह सपनों को संजोकर तो रख सकता है, सपनों में सुख की कल्पना तो कर ही सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें विशेष। कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना तथा खुद को कल्पना माना है। पाँव से पेट ढकना नई कल्पना है, उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है, संगीतात्मकता का गुण इसमें विद्यमान है। सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है, संगीतात्मकता का स्वर इसमें ये रिपीटेबल। अगला है, पाँव से पेट ढकने का अर्थ स्पष्ट करें। इसका अर्थ यह है कि गरीबी व शोषण के कारण लोगों में विरोध करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। वे न्यूनतम वस्तुएं उपलब्ध न होने पर भी अपना गुजारा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पहले शेर के अनुसार सरकार किन से खुश रहती है और क्यों? भाई, सरकार ऐसे लोगों से खुश रहती है जो उनके कार्यों का विरोध न करें, और ऐसे लोगों के कारण ही सरकार निरंकुश को मनमाने फैसले लेती है, जिससे उसकी भलाई तथा जनता का शोषण निहित रहता है। अगला है, खुदा के बारे में कवि का
क्या व्यंग्य करता है, इसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर होता है। तो भाई खुदा के बारे में कवि व्यंग्य करता है कि खुदा का अस्तित्व नहीं है, एकमात्र कल्पना है। आम आदमी ईश्वर के बारे में लुभावनी कल्पना करता है, इसी कल्पना के सारे उसका जीवन कट जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीयों का भगवान के साथ कैसा संबंध होता है। भाई भारतीय लोग भगवान को कैसा संबंध रखते हैं, भगवान से कैसा संबंध रखते हैं। तो भारतीय लोग ईश्वर के अस्तित्व में पूरा विश्वास नहीं रखते, परंतु उसके बहाने उसे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं और इनकी कल्पना करके वे अपना जीवन जीते हैं। तो आइए देखते हैं अगली गज़ल जो है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन होता है निश्चित भाई। मैं बरकरार हूँ बरकरार हूँ आवाज़ में असर लिए। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की। वे मुतमईन निश्चिंत हैं। कवि यहाँ जो राजनीति के ठेकेदार हैं उनसे कहता है कि वो क्या है, वो निश्चिंत हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। लोग उनके प्रति जो है ना इस तरह से निश्चिंत हो गए हैं कि पत्थरों का दिल है वो कभी पिघलता नहीं है। अर्थात इनके राजनीतिज्ञों के जो हृदय होते हैं ना भाई, वो पत्थर के समान कठोर होते हैं। मैं बरकरार हूँ आवाज़ में असर लिए। कहता है लेकिन मेरी वाणी है ना, इस वाणी को पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लिए तैयार हूँ, बरकरार हूँ, या मैं अपनी वाणी को हर जन जन तक पहुँचाऊँगा, जिससे उनकी जो आवाज़ है वो उन लोगों तक पहुंच सके, राजनीति के ठेकेदारों तक पहुंच सके और वो दुनिया का जो है ना भला, जनता का जो भला कर सके। तेरा निजाम है कि सील दे जुबान शायर की। तो यहाँ तुम्हारी व्यवस्था है, निजाम शासन है, तुम मेरे यानी कि मेरे जैसे जो कवि है ना उनकी जुबान को सील सकते हो, है ना। तो कहता कि भाई व्यवस्था किसकी है, आपकी है। कि जब उनके प्रति कड़वे वचन जब कभी बोलता है कि लोग अब निश्चिंत हो चुके हैं कि जो समाज के ठेकेदार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनके हृदय पत्थर के होते हैं, वो पिघल नहीं सकते हैं। तो मैं उनकी बातों को सुन करके सोचता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को बरकरार रखूँगा, लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। हाँ, फिर वह समाज के ठेकेदारों से कहता है कि तुम्हारी व्यवस्था है, निजाम तुम्हारा, यानी तुम्हारा निजाम, तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो हम जैसे जो शायर है ना उनकी जुबान को बंद कर सकते हो, सील सकते हो। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कवि कहता है कि एहतियात होता है सावधानी, कि इस जीवन के लिए जो है ना जागरूक रहना जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। कहता है यदि जीवन जीना है तो अपने बगीचे में लगा जो गुलमोहर है उसके नीचे जीवन जीना उचित होगा। अर्थात राजनीतिज्ञों के जो झूठे वादे हैं ना भाई, उन वादों पर नहीं, जो अपना जो कुछ है ना हम उसी के सारे जीवन व्यतीत करें, यानी अपितु अपने भरोसे पर जीवन व्यतीत करना होगा, राजनीतिज्ञों के भरोसे पर नहीं। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर लिए, और यदि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो हम गैर यानी कि शासन के में अपने जीवन के सुखों और सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए भी मरेंगे। तो भाई यहाँ कवि ने क्या दर्शाया कि हमें सावधानी बरतनी है, इस समय सावधान रहना है। यदि हमें जीवन जीना है तो अपने बलबूते पे जीवन व्यतीत करना है, राजनीतिकों के आश्रय पर नहीं करना है। यदि मरना चाहें मरेंगे तो भी उस गुलमोहर के लिए नहीं, भारत देश के लिए हम अपना जीवन कुर्बान कर देंगे।
शासन को दुरुस्त करने के लिए अपना जीवन जो वो हम बलिदान कर देंगे। देखिए, इसमें कवि ने सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, साथ ही वह मानवीय मूल्यों का संस्थापक एवं रक्षक भी है। पत्थर पिघल नहीं सकता से स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत का पता चलता है। पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है। गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। मैं और तू की शैली प्रभावशाली है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देखिए, वे कौन हैं तथा उनकी क्या सोच है। तो वे आम आदमी हैं, उनकी सोच है कि भ्रष्ट शासकों के कारण समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। कवि किन के लिए बेकरार है। कवि का मानना है कि आवाज़ में प्रभाव हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। वह क्रांति का समर्थक है। शासक किस कोशिश में रहता है भाई, तो शासक इस कोशिश में रहता है कि उसके खिलाफ विद्रोह की आवाज़ को दबाया जा सके। शायर की हसरत क्या है। शायर की हसरत है कि वह बगीचे में सदैव गुलमोहर के नीचे रहे तथा मरते समय गुलमोहर के लिए दूसरों की गलियों में मरे, अर्थात मानवीय मूल्यों को अपनाए रखे और उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दे। तो विद्यार्थियों, हमने गज़ल का अनुवाद सीखा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी बने रहें मेरे चैनल पर, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और सभी प्रकार के जो है ना हिंदी और संस्कृत के विषयों को पढ़ने के लिए आप कोई कोताही ना बरतें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। कुछ अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा जो मनोबल है उसको बड़ा बढ़ाता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से नए नए वीडियो लेकर के आ सकूँ और आपका जो समय रहते सिलेबस है वो करवा सकूँ। जय हिंद विद्यार्थियों, जय भारत। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर।